नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि समंदर में चीन की होगी बोलती बंद, इंडियन नेवी उतारने जारी न्यूक्लियर पावर से लैस सबमरीन। दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी के किसानों को बड़ी सौगात, अधिक उपज वाली फसलों की 109 किस्में जारी। तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि यह हमारे देश के लिए गर्व का क्षण, राष्ट्रपति मुर्मू को मिला तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। चौथी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे पड़ोसी देश के लिए भारत ने खोला खजाना, जयशंकर जल्द देंगे मालदीव को कई परियोजनाओं की सौगात। पांचवी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे बदल रहा अमेरिका की जनता का मूड, नए सर्वे में भी ट्रंप से आगे निकली कमला हैरिस। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार की कई खबरों को बताएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा, आप भी ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत नई ऊंचाइयों को कर रहा है हासिल, तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए जय हिंद जय भारत। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। समंदर में होगी चीन की बोलती बंद, इंडियन नेवी उतारने जारी न्यूक्लियर पावर से लैस सबमरीन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि चीन की ओर से बढ़ते खतरे के बीच भारतीय नौसेना लगातार समंदर में अपनी ताकत बढ़ाने में लगी हुई है। इसी बीच भारतीय नौसेना को दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी मिलने वाली है। न्यूक्लियर पावर से लैस सबमरीन जल्द ही तैनात कर दी जाएगी। INS अरीघाट कमीशन के लिए तैयार है। इसका निर्माण विशाखापट्टनम के शिप बिल्डिंग सेंटर यानी कि SBC में हुआ है। इसके लिए सभी जरूरी ट्रायल्स हो गई है। 1 या 2 महीने में इसे कमीशन कर दिया जाएगा। इसके बाद ये INS अरिहंत के साथ भारतीय नौसेना को मजबूती देगा। INS अरीघाट में भी 750 किलोमीटर रेंज के K-15 मिसाइलें होंगी। को बढ़ाने के लिए कुछ और प्रोजेक्ट को मंजूरी जल्द ही मिल सकती है। इसमें वारफेयर फ्रंट, टॉर्पीडो, एंटीशिप और लैंड अटैक मिसाइलों से लैस 2 परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां भी शामिल है। इसको लेकर 40,000 करोड़ रुपए की परियोजना अंतिम मंजूरी के लिए PM की अध्यक्षता वाली सुरक्षा पर कैबिनेट समिति के समक्ष रखी गई है। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि भारत के समंदर में बढ़ती ताकत देख चीन और पाकिस्तान के छूटेंगे पसीने, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुक अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी के किसानों को बड़ी सौगात, अधिक उपज वाली फसलों की 109 किस्में जारी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त किस्में जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों और वैज्ञानिकों से भी बातचीत की। नई फसल किस्मों के महत्व पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि में वैल्यू एडिशन का महत्व पर जोर दिया। किसानों ने कहा कि ये नई किस्में बेहद फायदेमंद होगी क्योंकि इनमें उनका खर्चा कम होगा और पर्यावरण पर भी इसका पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने बाजरे के महत्व पर भी चर्चा की और बताया कि कैसे लोग पौष्टिक भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लाभ और जैविक खेती के प्रति आम लोगों की बढ़ती मांगों के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लोगों की जैविक खाद्य पदार्थों की ओर मांग बढ़ती जा रही है। किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री द्वारा जारी की गई 61 फसलों की 109 किस्मों में 34 खेतों की फसलें और 27 बागवानी फसलें शामिल है। बाजरा, चारा फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास, फाइबर और अन्य संभावित फसलों सहित विभिन्न अनाजों के बीच जारी किए गए हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित में लिए जा रहे कई अहम फैसले, तो वीडियो लाइक और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। ये हमारे देश के लिए गर्व का क्षण, राष्ट्रपति मुर्मू को मिला तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि ये देश के लोगों के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों और आपसी सम्मान को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शनिवार को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सार्वजनिक सेवा में उनकी उपलब्धि और शिक्षा, सामाजिक कल्याण और महिला सशक्तिकरण के प्रति समर्पण के लिए दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति जी को तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते से सम्मानित होते देखना हमारे लिए गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह हमारे देश के बीच मजबूत संबंधों और आपसी सम्मान को दर्शाता है। यह कई वर्षों तक सार्वजनिक जीवन में उनके स्मारकीय योगदान को भी मान्यता देता है। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह सम्मान भारत और तिमोर लेस्ते के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतिबिंब है। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू फिजी और न्यूजीलैंड की अपनी यात्रा संपन्न करने के बाद शनिवार को तिमोर लेस्ते पहुंची। एक विशेष सम्मान के रूप में राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता ने हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने दिल्ली में अपनी तिमोर लेस्ते समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की जिसमें
उन्होंने दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों को रेखांकित किया। दोनों नेताओं ने भारत और तिमोर लेस्ते के बीच द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए अवसरों पर भी चर्चा की। दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी की बात से सहमत है तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकत तक बड़ी खबर की तरफ। पड़ोसी देश के लिए भारत ने खोला खजाना, जयशंकर जल्द ही देंगे मालदीव को कई परियोजनाओं की सौगात। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर और विदेश मंत्री एस जयशंकर जल्द ही पुनर्ग्रहण और तट संरक्षण परियोजना के हस्तांतरण समारोह और 4 लेन डेटोर लिंक सड़क परियोजना का उद्घाटन करेंगे। मालदीव के विदेश मंत्री ने रविवार को अड्डू शहर में जयशंकर का स्वागत किया। मूसा जमीर ने एक्स पर बताया कि इन दोनों परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा एग्जिम बैंक के एलओसी के तहत सुविधा प्रदान की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये परियोजना अड्डू शहर के लोगों के विकास और समृद्धि में योगदान देगी। मूसा जमीर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का अड्डू शहर में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है। हम जल्द ही पुनर्ग्रहण और तट संरक्षण परियोजना के हस्तांतरण समारोह और 4 लेन डेटोर लिंक सड़क परियोजना का उद्घाटन करेंगे। दोनों परियोजनाओं को भारत सरकार द्वारा एग्जिम बैंक के एलओसी के तहत सुविधा प्रदान की गई। ये परियोजना अड्डू शहर के लोगों के लिए विकास और समृद्धि में योगदान देंगी। इससे पहले शनिवार को मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष अब्दुल्ला साहिद ने माले की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और विश्वास व्यक्त किया कि जरूरत पड़ने पर भारत हमेशा मालदीव की सहायता करने वाला पहला देश होगा। साहिद ने पिछली सरकार के भारत विरोधी रुख के कारण हुई आर्थिक और कूटनीतिक असफलताओं को स्वीकार किया तथा बेहतर संबंधों की दिशा में वर्तमान बदलाव का स्वागत किया। रुका तक बड़ी खबर की तरफ। क्या बदल रहा अमेरिका की जनता का मूड? नए सर्वे में फिर ट्रंप से आगे निकली कमला हैरिस। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव अब दिलचस्प होता जा रहा है। जो बाइडेन के हटने और कमला हैरिस के चुनावी मैदान में उतरने का डेमोक्रेटिक पार्टी को फायदा मिलता दिख रहा है। कई नए सर्वे की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। हाल ही में द न्यूयॉर्क टाइम्स और सैना कॉलेज द्वारा किए गए नए सर्वे के अनुसार अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस संभावित मतदाताओं के बीच पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और वॉशिंगटन में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से 4 अंकों से आगे चल रही हैं। रुकत तक बड़ी खबर की तरफ। समुद्र के रास्ते भारत में दाखिल हो रहे बांग्लादेशी ओडिशा सरकार बोली वापस भेजा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ने के बाद बड़ी संख्या में हिंदू भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बॉर्डर पर हजारों हिंदुओं को रोक दिया गया। वहीं कई रिपोर्ट में कहा गया कि बांग्लादेशी समुद्र के रास्ते में भारत में प्रवेश कर सकते हैं। इस पर ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि बांग्लादेश में हिंसा के बाद बांग्लादेशियों के समुद्र मार्ग से तटीय राज्य में दाखिल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। हरिचंदन ने कहा कि ओडिशा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें जल्द उनके देश भेज दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि भारतीय नौसेना, तट रक्षक बल और ओडिशा समुद्री पुलिस बांग्लादेश से सटी 480 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा पर त्रिस्तरीय सुरक्षा बनाए हुए है। बांग्लादेश में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच बांग्लादेशियों के समुद्र मार्ग से ओडिशा में दाखिल होने की संभावनाओं से जुड़े पत्रकारों के सवाल के जवाब में हरिचंदन ने शनिवार को कहा कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने तट रक्षक बल और ओडिशा समुद्री पुलिस को इस तरह की कोशिशों को नाकाम करने के लिए समुद्र तट पर गश्त करने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर की तरफ। यूपी के 16 जिलों में बनेंगे 23 आधुनिक बस स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक करने की तैयारी शुरू हो गई। इसके तहत 16 जनपदों में 23 नए बस टर्मिनलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। इससे प्रदेश की कनेक्टिविटी बढ़ेगी, जिससे लाखों लोगों को फायदा होगा। ये बस स्टेशन पीपीपी मॉडल के आधार पर विकसित किए जाएंगे। जल्द ही इन पर काम शुरू हो जाएगा। तब तक इन स्टेशनों को अस्थायी तौर पर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। इस सिलसिले में ट्रांसपोर्ट मुख्य सचिव एल वेंकटेश्वरलू और यूपीएसआरटीसी के एमडी मासूम अली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन सभी जिलों के डीएम और एसडीएम के साथ बैठक की, जहां ये बस स्टेशन बनाए जाएंगे, जिसमें इन बस स्टेशनों का निर्माण कार्य पूरा होने तक अस्थायी जमीन को लेकर चर्चा की गई। राज्य सड़क परिवहन निगम ने जिन 23 स्टेशन को पीपीपी मॉडल पर तैयार आधुनिक बनाने की जो योजना बनाई, उसके तहत 11 बस स्टेशन के लिए काम करने वाली फर्म के साथ भी अनुबंध हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी चल रहा है विकास की राह पर, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए।
रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में 21 से 25 अगस्त के बीच विधानसभा चुनाव का ऐलान, 4 से 5 चरणों में होंगे इलेक्शन। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेकर लौटा चुनाव आयोग इसी माह 21 से 25 अगस्त के बीच किसी भी समय चुनाव का ऐलान कर सकता है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू कश्मीर में 30 सितंबर से पूर्व विधानसभा चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए कहा है। प्रदेश में चुनाव कराने के लिए प्रदेश प्रशासन की ओर से भी तैयारी की जा रही है। वहीं दूसरी ओर विभिन्न राजनीतिक दल भी अपने अपने स्तर पर एड़ी चोटी का जोर लगा रहे। जम्मू कश्मीर में इन दिनों मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में गत 8 से 9 अगस्त तक चुनाव आयोग की एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश का दौरा कर स्वयं चुनावी संबंधी विभिन्न तैयारियों का जायजा लिया। चुनाव आयोग ने प्रदेश प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात कर सुरक्षा परिदृश्य का जायजा भी लिया। दोस्तों, अगर आप यह मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में मतदान के दौरान मतदाता तोड़ेंगे कई वर्षों के रिकॉर्ड, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा, पैरा कमांडो भी तैनात, ताबड़तोड़ फायरिंग जारी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अनंतनाग में आतंकी हमले के बाद किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर डिवीजन के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई। सेना ने आतंकियों को चारों तरफ से घेर रखा है। इस सर्च ऑपरेशन के लिए पैरा कमांडो को उतारा गया है। अभियान में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। इसके अलावा ऑपरेशन के दौरान 2 नागरिक भी घायल हुए, जिसमें एक नागरिक को चोट के कारण मौत हो गई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर रखी है ताकि आतंकी मौके से भाग ना निकले। शहीद हुए जवान की पहचान हवलदार दीपक कुमार यादव और लांस नायक प्रवीण कुमार के रूप में हुई है। इसको लेकर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। जानकारी मिलने के बाद तुरंत सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की और तलाशी शुरू कर दी। इस दौरान आतंकियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। सुलगते बांग्लादेश पर सीधी नजर, भारत की खास एजेंसी की निगरानी विमान तैनात। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि बांग्लादेश के हालात सही नहीं है। आज स्थायी सरकार बनी है, ऐसे में भारत बांग्लादेश सीमा पर गतिविधियां बढ़ गई है। हजारों की संख्या में बांग्लादेश नागरिक हिंसा से बचने के लिए भारत की सीमा में दाखिल होना चाहते हैं। सीमा पार बीएसएफ ने कड़ी चौकसी की है, एक भी घुसपैठ न हो इसका पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान केंद्र सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर खास विमान तैनात किया। इसका नाम है ग्लोबल 5000 स्पेस मिशन एयरक्राफ्ट। इसके तहत RNAW करता है। इसका इस्तेमाल RNAW करता है। यह विमान सिग्नल इंटेलिजेंस जमा करने के लिए बनाया गया है। इसमें खास तरह के एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड रिकॉन्सेंस साइट लगी हुई है। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। एथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी मिलें गन्ने का विकल्प तलाश है, सहकारिता मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चीनी मिलों से एथेनॉल उत्पादन के लिए गन्ने के अलावा अन्य विकल्प तलाशने का आह्वान किया। उन्होंने इस दौरान जैव ईंधन विनिर्माण के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया है। राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना महासंघ की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में अमित शाह ने शनिवार को कहा कि 20% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 रखा गया है। हम 2025-26 तक यह लक्ष्य हासिल कर लेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के एथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम में देश के कच्चे तेल के आयात बिल को कम करने और पर्यावरण संबंधित चिंताओं को दूर करने में मदद मिली है। अमित शाह ने चीनी मिलों के लिए दूरदर्शी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि आपको भविष्य को देखते हुए अवसरों को पहचानने और संभावनाओं का विस्तार करने की आवश्यकता है। एथेनॉल का निर्माण कई स्रोतों से बनाया जा सकता है। विविधीकरण के लिए जब भारत जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देना चाहता है। रुकते अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस नेताओं को केंद्रीय मंत्री का सीधा जवाब, कहा यह बांग्लादेश नहीं नरेंद्र मोदी का भारत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह बांग्लादेश नहीं नरेंद्र मोदी का भारत है। शेखावत ने भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति आशंका जताने वालों पर निशाना साधते हुए बयान दिया है। शेखावत ने भले ही खुलकर किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद की तरह था। शनिवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों ने टिप्पणी की कि भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होगी। शेखावत ने कहा कि उन्होंने भारत में भी इसी तरह की स्थिति पैदा करने की बात, उन्हें शायद यह नहीं पता कि यह बांग्लादेश नहीं भारत है और मोदी जी की, उन्हें शायद यह नहीं पता कि यह बांग्लादेश नहीं भारत है और मोदी जी का भारत है। जो लोग ऐसा करेंगे
उन्हें समझना चाहिए कि उनके साथ क्या होगा। बांग्लादेश के हालात के बारे में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है वह अप्रत्याशित और अस्वीकार्य है। भारत सरकार लगातार इस पर नजर रख रही है। कानून व्यवस्था ठीक से पटरी पर आने के बाद वहाँ हालात सुधरने चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी केंद्रीय मंत्री शेखावत के बात से सहमत है तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, मध्य प्रदेश के गुना में एयर स्ट्रिप एरिया में एयरक्राफ्ट हुआ क्रैश। टेस्ट फ्लाइट के लिए भरी थी उड़ान, 2 पायलट घायल। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गुना शहर में रविवार दोपहर 1:10 पर टेस्ट ड्राइव के दौरान तकनीकी खराबी के चलते एक एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। जानकारी सामने आई कि शास्त्री फ्लाइंग एकेडमी में बेलगाम की कंपनी बेलगाविया एविएशन के 3 एयरक्राफ्ट सर्विसिंग के लिए भेजे गए थे। इनकी सर्विसिंग के बाद टेस्ट ड्राइव ली जा रही थी। दोपहर 12:30 बजे एयरक्राफ्ट PTBBB के कैप्टन विजय चंद्र ठाकुर और पायलट पेंडेंट्स उड़ा रहे थे। तभी एकेडमी के नजदीक ही नर्सरी क्षेत्र में एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में दोनों पायलट घायल हो गए, जिन्हें शहर के निजी अस्पताल संजीवनी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। घायल कैप्टन विजय चंद्र ठाकुर की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद कैंट थाना प्रभारी दिलजीत डजौरिया मौके पर पहुंचे और पायलट को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। दुर्घटना कैसे हुई इसकी शास्त्री एकेडमी द्वारा जांच की जा रही है। बड़ी खबर की तरफ, आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री ने थामा बीजेपी का दामन। भाजपा ने 3 घंटे में पार्टी से निकाला बाहर। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से संदीप वाल्मीकि को पार्टी में शामिल कराए जाने के बाद उनके खिलाफ पुरानी विवादित खबरें सोशल मीडिया पर वायरल होगी। इसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा ने संदीप वाल्मीकि को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। शनिवार को हरियाणा के पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में संदीप वाल्मीकि ने भाजपा में शामिल होने की औपचारिकता पूरी की। मुख्यमंत्री ने उन्हें पार्टी का दामन थमाया और उनके साथ अन्य नेताओं ने भी उनका स्वागत किया। संदीप वाल्मीकि के भाजपा में शामिल होने के कुछ ही समय बाद सोशल मीडिया पर उनके पूर्व विवादों से जुड़ी पुरानी खबरें तेजी से फैलने लगी। इन खबरों में संदीप पर गंभीर आरोपों का जिक्र था, तो उनकी नई पार्टी की छवि को प्रभावित कर रहे थे। भाजपा को इन विवादित खबरों की जानकारी मिली, उन्होंने तत्काल एक्शन लिया। पार्टी ने पाया कि संदीप वाल्मीकि अपने पूर्व पृष्ठभूमि को छिपाया था और पार्टी को सही जानकारी नहीं दी थी। इसके चलते भाजपा ने संदीप को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता से हटा दिया। दोस्तों, अगर आप ऐसा मानते हैं विपक्षी दलों के कई अन्य नेता होंगे भाजपा में शामिल, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। अगली बड़ी खबर की तरफ, दिल्ली NCR में झमाझम बारिश, IMD ने जारी किया ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, हम आपको बता दें कि मौसम विभाग ने रविवार दोपहर को NCR में अगले कुछ घंटे अलग अलग इलाकों में हल्की और तेज बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 12 अगस्त को दिल्ली को छोड़कर गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा 13 अगस्त को NCR में लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। अगली बड़ी खबर की तरफ, भारत ने अपने नाम की एक और उपलब्धि, अभिनव बिंद्रा को मिला प्रतिष्ठित ओलंपिक ऑर्डर सम्मान, बने अवार्ड हासिल करने वाले पहले भारतीय। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत के लिए ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एथलीट अभिनव बिंद्रा को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया। अभिनव ने यह IOC द्वारा दिया जाने वाला यह प्रतिष्ठित अवार्ड हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। 5 बार ओलंपिक खेलों में शिरकत करने वाले अभिनव को उनके ओलंपिक मूवमेंट को आगे बढ़ाने में दिए गए विशिष्ट योगदान के लिए IOC के 142वें सत्र में ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। ओलंपिक ऑर्डर मिलने पर 41 वर्षीय अभिनव बिंद्रा ने एक्स पर खुशी जाहिर करते लिखा कि पेरिस में आयोजित IOC के 142वें सत्र में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से ओलंपिक ऑर्डर प्राप्त करके सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यह सम्मान एक व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि ओलंपिक आंदोलन में मूल्य और भावनाओं का उत्सव है। एक एथलीट के रूप में अपनी यात्रा की शुरुआत से लेकर इस पल तक पहुंचने तक का मेरा रास्ता समर्पण, लचीलेपन और खेल के प्रति अपार प्रेम से भरा रहा है। बिंद्रा ने आगे लिखा कि मैं ये सम्मान पाकर वास्तव में अभिभूत हूँ और अभी पीढ़ी के एथलीटों के विकास में योगदान देकर खेलों के माध्यम से एकता को बढ़ावा देकर ओलंपिक की विरासत को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। दोस्तों, आप ऐसा मानते हैं कि भारत के नाम आएंगे कई और उपलब्धियां, तो वीडियो लाइक और कमेंट अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप भी प्रधानमंत्री मोदी का करते समर्थन और आप ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की बज रही है वैश्विक मंच पर भूमिका, तो वीडियो लाइक और कमेंट में लिखिए। जय हिंद, जय भारत।